Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Again, before starting today's topic, I want to make a request to you all. Please subscribe, like and give comment so that I can be motivated, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को मोटिवेशन चाहिए, वो किसी भी एज में हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में हो, केवल बच्चों को नहीं, बड़ों को भी मोटिवेशन चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड बट बिफोर स्टार्टिंग माय वीडियो, माय फर्स्ट टास्क टू मोटिवेट यू, क्योंकि मेरा मानना है कि पढ़ने के लिए दिमाग सब बच्चों के पास है। किस चीज़ की कमी है? इंटरेस्ट की कमी है, और जो मैं इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रही हूँ, राइट। तो अभी हम वक्त पे बात कर रहे हैं, टाइम की इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम पे बात डिस्कशन चल रहा है दीज डेज। तो एक छोटी सी कोट वक्त पर, आपने घर में बहुत लोगों से सुना होगा, छोड़ दो इसको, ठीक है, इसे वक्त सिखा देगा, ठीक है, अक्सर बहुत लोगों के मुंह से सुना है, ठीक है। अब वक्त आएगा तो खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है, यानी कि जो कोई नहीं सिखा सकता वो बात वक्त हमको सिखाता है, राइट। तो वक्त हमारा सबसे बड़ा गुरु है, कोई, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। तो अभी है हमारे पास वक्त, तो चलो यूटिलाइज करते हैं। आज चलते हैं पास्ट में, ठीक है। अपने मैंने बताया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कभी भी बोरिंग और ये क्या थ्योरी है ऐसे कॉन्सेप्ट से मत पढ़ो, मेरे साथ चलो पास्ट में, ठीक है। और जब वहाँ पास्ट में जाके आप पढ़ते हैं तो आपको सब चीज़ इंटरेस्टिंग लगने लगती है और जानने की इच्छा बढ़ जाती है, ठीक है। हम चल रहे हैं कहाँ पे? बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया, ठीक है। बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर इंडिया, इंडिया हमारी क्या थी? सोने की चिड़िया, जहाँ गाना भी सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, राइट। तो हमारा इंडिया क्या था? सोने की चिड़िया, राइट। और जो ब्रिटिशर्स उस समय पे वहाँ पे ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, यानी कि नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेट अप इन ब्रिटेन, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन बच्चों जब हुआ तो सबसे पहले इंडस्ट्रीज में आउटपुट करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल मिल गया, आउटपुट हो गया, फिर अब क्या चाहिए उनको? मार्केट चाहिए जहाँ पे ये आउटपुट को सेल ऑफ कर सकें। तो ये जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो ब्रिटिशर्स को ये दोनों चाहिए थी, रॉ मटेरियल और मार्केट। और इस पर्पज से वो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि बिजनेस करने के लिए हमारे इंडिया में उन्होंने एंट्री ली थी, ठीक है। अब वो बिजनेस करने लगी, बिजनेस करते 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 वो क्या हुए? उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज करी, ठीक है, और धीरे धीरे हमारे इंडिया पे शासन किया, ठीक है। कितने साल तक? 200 ईयर्स तक, ठीक है। और 1757 में आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी ब्रिटिश रूल स्टार्टेड एंड वी बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। लगभग 200 साल तक उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया, कि जो हमसे बिजनेस करने आए थे वो धीरे धीरे हम पे शासन करना शुरू कर दिए, राइट। अब और अपने को फ्री करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने कितने सारे आंदोलन किए, तुम लोगों ने सबने हिस्ट्री में पढ़े होंगे, राइट। तो बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर्ड India, right? What was the status of Indian economy before advent of British rule? What were the features? Basic purpose क्या था ब्रिटिशर्स का बच्चों? बेसिक पर्पस था टू गेट द रॉ मटेरियल, ठीक है, थोड़ा छोटा सा लिख पाई हूँ, दिख रहा होगा, टू गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड टू गेट द मार्केट फॉर देयर फिनिश गुड प्रोड्यूस इन देयर इंडस्ट्रीज। ये पर्पस था बच्चों, बेसिक पर्पस में ब्रिटिशर्स का इंडिया में आने का। क्यों? क्योंकि वहां पे औद्योगिक क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, बहुत सारे इंडस्ट्रीज सेटअप की थी। अब आ जाइए
बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल फीचर्स, क्या हमारी इंडिया कैसा था उस समय पे बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया? पहले था कि प्रॉस्परस इकोनॉमी था, मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया को क्या बोलते थे, सोने की चिड़िया, राइट? इसके ऊपर गाना भी हुआ है। इसके बाद कैसी इकोनॉमी थी, एग्रेरियन इकोनॉमी थी, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल वर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, और इंडस्ट्री में कौन सी इंडस्ट्री थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वी वर फेमस, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, राइट? तो दीज वर द थ्री फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया, राइट? इसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब ब्रिटिश रूल में क्या हो, बिफोर ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया, यू नो, जो हमारी कॉटन थी बच्चों, सिल्क कॉटन, राइट? और इसके अलावा आपका प्रेशियस स्टोन्स हम एक्सपोर्ट करते थे, राइट? मेटल का काम था, ये सब हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्ल्ड में पॉपुलर थी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए हम फेमस थे, राइट? कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मसलिन एक कपड़ा होता था बच्चों, वो बहुत ही सॉफ्ट होता था, राइट? और उसको हम यूरोप में और अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते थे, मसलिन, राइट? और मसलिन में भी एक तो शाही मलमल, इसको हम क्या बोलते हैं, शाही मलमल, ठीक है, और शाही मलमल और खास मलमल, ये दोनों क्या है, ब्रिटिशर्स भी यूज करते थे एज ए हियर टू शो रॉयल्टी। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया बहुत पॉपुलर था, और वी यूज टू एक्सपोर्ट एंड अर्न, क्योंकि उस समय क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, और बदले में हमें क्या मिलता था, गोल्ड मिलता था, और गोल्ड फिर क्या हुआ, इंडिया में अकुमुलेट हो गया, ठीक है। और गोल्ड जब इकट्ठा हुआ तो उसको नाम दे दिया गया सोने की चिड़िया, ठीक है। अब आ जाइए, ब्रिटिशर्स जब आए तब क्या हुआ, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एज ए फीडर इकोनॉमी यूज किया, ठीक है। फीडर इकोनॉमी यानी कि टू सर्व द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। हमारी इकोनॉमी सिर्फ क्या काहे के लिए फंक्शन करती थी, ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उसको यूज़ किया गया ब्रिटिशर्स ने, राइट। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को क्या बनाया, अपनी कॉलोनी, मतलब कॉलोनियलिज्म। व्हाट इज दिस, कि दो कंट्रीज में पॉलिटिकल सोशल रिलेशन इस टाइप के होना, ठीक है, कि एक कंट्री रूलर रूलर हो और दूसरा कंट्री क्या हो, उसकी कॉलोनी हो, ठीक है। और रूरल इकोनॉमी, जो रूरल कंट्री है, वो कॉलोनी के सारे पॉलिटिकली उसको कंट्रोल करता था, और उसकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज रूलर रूलर इकोनॉमी, रूलर कंट्री बनाता था। रूलर कंट्री कौन था, ब्रिटेन था, और इंडिया क्या था, कॉलोनी था, ठीक है। तो जब हम ब्रिटिशर्स हमारी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हैं, पॉलिटिकली हमको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो किसके फेवर में अपनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएंगे, अपनी कंट्री के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, ठीक है। और ऐसी पॉलिसीज बनाई बच्चों बहुत ही स्मार्टली, कनिंगली, कि लोगों को पता ही नहीं चला, और हमारी सारा जो इकोनॉमिक था, जो वेल्थ थी, वो ड्रेन हो गई टू देयर ओन कंट्रीज, और हम इनोसेंट इंडियंस, हमको पता ही नहीं चला। उन्होंने ऐसा लूटा नहीं बच्चों, कि मारा या किसी को लूटा, ऐसा नहीं किया, उन्होंने इंडियन को ही इंडियन से लड़वाया, ठीक है। और बहुत स्मार्टली उन्होंने इंडिया की वेल्थ को ट्रांसफ़र कर दिया इंडिया से अपने कंट्री में, और हमको पता ही नहीं चला, और हमारा जो नेशन था वो सोने की चिड़िया से बदल के अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया, बैकवर्ड इकोनॉमी बन गया, स्टैगनेंट इकोनॉमी बन गई, ठीक है, एम्प्यूटेड इकोनॉमी बन गई, डिप्लीटेड इकोनॉमी बन गई। इस तरह की पॉलिसीज ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए बनाई, क्योंकि कौन सा सिस्टम यूज किया, कॉलोनियलिज्म, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या थे, ब्रिटेन क्या थी, पावर में थी, गवर्नमेंट थी, ठीक है, और हम क्या थे, कॉलोनी थे, किसके लिए, ब्रिटेन के लिए, राइट। अब आ जाइए, हम उस समय पे इंडिया का डेवलपमेंट लेवल पे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। ऑल दो ब्रिटिशर्स वर नॉट इंटरेस्टेड to make the development of India, to know what is the growth rate of India, what is the per capita growth rate of
इंडिया दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, ठीक है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल इफर्ट्स हुए बच्चों, कुछ जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपने अपने इंडिविजुअल इफर्ट्स किए, काहे के लिए, टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया और टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया। वो कौन कौन से नाम है जिन्होंने इफर्ट्स किए, ठीक है, जैसे कि फिंडले सिरास, डॉक्टर वी के आर बी राव, राइट, एंड डॉक्टर आर सी देसाई, राइट, आर सी देसाई, और इसके बाद दादा भाई नौरोजी थे, राइट, फिर इसके बाद विलियम डिगबई थे। ये सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट कर किया, ठीक है। लेकिन जो इनके सबके रिजल्ट्स आते थे वो बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग होते थे, एक का कुछ और एक का कुछ और, राइट, कॉन्फ्लिक्टिंग होते थे और इनकंसिस्टेंट होते थे। लगातार पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट नहीं हुई, लगातार नेशनल इनकम कंटिन्यूसली कैलकुलेट जैसे अब होती है एवरी ईयर, ऐसे नहीं हुई। तो लेकिन इन सब में, इन सारे भी जितने भी एक्सपर्ट्स थे उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया गया वो किसका एस्टिमेट था, डॉक्टर वी के आर वी राव का था, ठीक है। उनका एस्टिमेशन सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ, किसमें, पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम में, ठीक है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टडीज रिवील द कंट्रीज ग्रोथ रेट, जो हमारी नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट थी वो 2% थी, और पर कैपिटा इनकम, दैट इज ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, दैट वाज ओनली 0.5%, ठीक है। ग्रोथ इन नेशनल इनकम was estimated 2%, right, and that is aggregate real output during the first half of 20th century, ठीक है, first half of 20th century, that was the estimation, 2% growth rate in national income, 0.5% in growth rate in per capita income. तो 0.5 that is negligible, that's why it is known as stagnant economy, बढ़ ही नहीं रहा, 0.5 को क्या कंसिडर करेंगे, ठीक है, 2% क्या कंसिडर करेंगे, तो इसलिए उस समय की इकोनॉमी क्या बोलते हैं, स्टैगनेंट इकोनॉमी, नो ग्रोथ रेट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट किस पर, एग्रीकल्चर पर, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और फॉरेन ट्रेड पर, ठीक है। उसके बाद ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैसा था, डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी हमारी उस समय की, राइट, ये सब कुछ टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं एग्रीकल्चर पे आपको पढ़ाऊंगी। यू नो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, ठीक है। अब इसके लिए 85% ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, राइट, mostly living in villages, they were doing the agriculture, right, and they earned their source of living from agriculture. Even with the large population of here engaged in agriculture, here the country was not self sufficient in the production of food and raw material for the industries, ठीक है। यानी कि क्या मतलब हुआ कि प्रोडक्टिविटी कम थी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, आउटपुट पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इतनी लो थी बच्चों एग्रीकल्चर में कि 85%, सोचिए हमारी इंडिया की पॉपुलेशन, 85% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन वर एंगेज इन एग्रीकल्चर बट फेल्ड to meet the demand of food and to meet the demand of industries related to raw material. That was the so low productivity of agriculture sector during British period. अब लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या था, ठीक है, क्यों एग्रीकल्चर सेक्टर इतना पुअर परफॉर्म किया, सबसे बड़ा रीज़न था बच्चों लैंड सेटलमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या किया उन्होंने बच्चों कि उन्होंने जो लैंड थी, ठीक है, जो जिनके पास ज़्यादा लैंड थी गांव में, जैसे कि लैंड पहले जो जमींदार होते थे वो लोन देते थे छोटे फार्मर्स को और धीरे धीरे उनकी लैंड अपने कब्जे में कर लेते थे और वो धीरे धीरे इतने बड़े पीसेस ऑफ लैंड के क्या ओनर बन गए, ठीक है। तो वो जो वेल्दी फार्मर्स थे वो वर द ओनर ऑफ बिग पीस ऑफ लैंड, ठीक है।
उन जो पावर में थे, जिनका पूरा मतलब एरिया पे एक कंट्रोल था, राइट, उनको जमींदार्स बोलते थे। और उनको पावर दिया, उनसे उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई आप, हम नहीं जाएंगे लगान वसूलने, लगान भी मूवी देखी होगी आप लोगों ने, हम नहीं जाएंगे, उनके पास तो मैन पावर कम थी, हम इंडियंस ने ही उन अपनी इंडिया के खिलाफ काम किया था। तो उन्होंने जमींदार को ये पावर दी कि आप लोग लगान इकट्ठा करके हमारे पास लाइए, ठीक है, और हमें इतना दीजिए, जितना भी परसेंट उन्होंने फिक्स किया अपने लिए, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप फार्मर से कितना लें, कितना अपनी पॉकेट में रखें, ठीक है। अब जमींदार भी खुद थोड़ी जाते थे, जमींदार क्या करते थे, जमींदार और लोग कुछ अपने लगा देते थे, ठीक है, कुछ और, टू कलेक्ट द लगान फ्रॉम द फार्मर्स, ठीक है। देखा होगा मूवीज में, मैंने तो देखा है, पुरानी मूवीज में तो होता था कि जमींदार अपने लोगों को, कुछ तकड़े लोग अपना घोड़े पे आते थे टिक टिक करके, और गांव में जोर से आवाज़ लगाते थे, और सारे फार्मर्स बेचारे अपना जितना भी प्रोडक्शन था वो उसका 3/4 तक वो उनसे छीन लेते थे, वो लाके बाहर रख देते थे, और जो अपोज करता था उसकी खूब पिटाई करते थे, ठीक है। दैट वाज द सिस्टम। और जितना फिक्स ब्रिटिशर्स ने किया था, उतना ब्रिटिशर्स को देके बाकी जमींदार अपने पास रख लेते थे। ये सिस्टम था जमींदारी सिस्टम। अब सोचो, इस जमींदारी सिस्टम के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की लो हो गई। कैसे लो हो गई? सपोज मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, और मेरी मेहनत का 75% आप ले जाएं, तो मैं मेहनत करने के लिए मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? इसीलिए आपसे कहती हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि मोटिवेशन सबको चाहिए। तो फार्मर्स को उस समय पे कोई मोटिवेशन ही नहीं था, ठीक है। एक तो वो ओनर नहीं थे, ठीक है, वो जमींदार की लैंड पे काम कर रहे हैं, और उसमें भी 3/4 ऑफ आउटपुट वॉज टेकन अवे बाय द जमींदार। तो दे वर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू ग्रो मोर, पहली बात, ठीक है, क्योंकि 3/4 ऑफ देयर आउटपुट विल बी टेकन अवे बाय द जमींदार, राइट। तो किसके लिए मेहनत करें? उनके लिए नहीं करते, ठीक है, ये वाला सिस्टम था। दूसरा था, जब उनके पास, फार्मर्स के पास केवल बहुत थोड़ा प्रपोर्शन अपने आउटपुट का बचता था बच्चों, जिससे वो अपनी मिनिमम नीड्स भी पूरा नहीं कर पाते थे। फॉरगेट अबाउट सेविंग्स विद दैम। जब सेविंग्स नहीं बची उनके पास, तो दे कांट डू द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर। वो कुछ अच्छे सीड्स नहीं ले यूज़ कर सकते, फर्टिलिटी पे काम नहीं कर सकते, मशीनरी नहीं कुछ खरीद सकते, तो उस इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, क्योंकि उनके पास सेविंग ही नहीं थी, इन्वेस्ट कहाँ से करते, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी कम होती चली गई, राइट। और जो जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थी। दे ओनली यूज टू कम टू शेयर द आउटपुट, राइट। दे नेवर यूज टू कम टू शेयर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट लगाए कौन? फार्मर्स। और जब आउटपुट हो जाए तो छीन के कौन ले जाए? जमींदार। तो किसके लिए ग्रो करेंगे भाई फार्मर्स? तो फार्मर्स बिल्कुल मतलब डीमोटिवेटेड थे, ठीक है। कुछ तो उनके पास कैपिटल था ही नहीं, बचता ही नहीं था पैसा, और कुछ उनको मोटिवेशन भी नहीं था, ठीक है। इसके कारण क्या था? प्रोडक्टिविटी कम होती चली गई, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर की, विच इज़ आउटपुट पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड। इरिगेशन की कोई फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इरिगेशन के कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन वो गवर्नमेंट नहीं देती थी, क्योंकि दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू ग्रो एग्रीकल्चर सेक्टर एट ऑल, ठीक है। तो उसके कारण हमारा जो प्रोडक्टिविटी थी एग्रीकल्चर की वो बहुत कम हो गई, राइट। दूसरा था फीचर एग्रीकल्चर का, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्स, कॉमर्स मतलब बिजनेस। पहले हमारे फार्मर्स काहे के लिए आउटपुट करते थे बच्चों? फॉर टू सेटिस्फाई देयर ओन डिमांड, ठीक है। पहले होती थी एग्रीकल्चर सेल्फ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, जिसको हम बोलते हैं सब्सटेंस फार्मिंग। उसका एक टर्म है सब्सटेंस फार्मिंग, व्हेन आउटपुट इज डन टू सेटिस्फाई देयर ओन डिमांड, नॉट फॉर द मार्केट, सब्सटेंस फार्मिंग। अब फार्मर्स आए, वो ब्रिटिशर्स आए, सॉरी,
ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था बच्चों? ब्रिटिशर्स को चाहिए था, ब्रिटिशर्स को चाहिए था रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल उन्होंने फोर्स किया फार्मर्स को टू ग्रो रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल ग्रो किया जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसको बेच सके? ब्रिटिशर्स को, उसको सेल ऑफ कर सके और वो एज ए रॉ मटेरियल ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सके, राइट? कॉमर्शियलाइजेशन। और जब कॉमर्शियलाइजेशन हुआ तो उन्हें फूड ग्रेन कहाँ से खरीदना पड़ा? मार्केट से खरीदना पड़ा एट ए हायर प्राइस, राइट? अब नेक्स्ट है आपका कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अभी आपको बताया। ठीक है, इसके बाद स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी पॉइंट आपको बताया, उनके पास खाने के लिए नहीं बचता था तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट कहाँ से करते बच्चों? ठीक है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट के कारण भी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, राइट? तो ये कुछ फीचर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। पहला बताया मैंने लैंड सेटलमेंट एक्ट, दैट इज जमींदारी सिस्टम, उसने कैसे प्रोडक्टिविटी को डाउन किया। दूसरा कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तीसरा बताया आपको दिस इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, व्हाट वर द रीजन वाई द प्रोडक्टिविटी वॉज लो? क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर सकते थे, पैसा नहीं था, अच्छे इनपुट यूज़ नहीं कर सकते थे, पैसा नहीं था, इंसेंटिव भी नहीं था। ठीक है, परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन नहीं थे क्योंकि जमींदार उसकी केयर ही नहीं करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसकी केयर ही नहीं करता था, राइट? तो इसके बाद आपका नेक्स्ट बताया स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेविंग नहीं थी तो इन्वेस्टमेंट नहीं था, राइट? तो आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगी आपको, कल के क्लास में इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन सेक्टर आगे पढ़ाऊंगी। आज मैंने क्या पढ़ाया कि बेसिक पर्पस क्या था आने का, क्योंकि कहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई, फिर से एक बार बता दूँ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ब्रिटिशर्स की स्टोरी इंडिया में स्टार्ट हुई। वहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, तो उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, जिसके लिए वो यहाँ आए। ये क्या टू फोल्ड मोटिव ऑफ ब्रिटिशर्स टू एंटर इंडिया। दूसरा मार्केट, बेचने के लिए यहाँ पे आए, हम लोगों को बेचने के लिए सामान अपना। दूसरा मैंने बताया कि ड्यूरिंग ब्रिटिश बिफोर द ब्रिटिशर्स एंटर्ड इंडिया, व्हाट द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी? 3। कौन कौन सा? पहला आपका प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, सोने की चिड़िया थी, याद रखना। एग्रेरियन इकोनॉमी थी, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे और हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत पॉपुलर था। ठीक है, ये आपकी कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, राइट? मेटल, ठीक है, स्टोन्स, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। इसके बाद ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमारी सिचुएशन क्या बन गई? कॉलोनियलिज्म हुआ। ठीक है, कॉलोनियलिज्म क्या होता है ये बताया आपको कि सच ए रिलेशनशिप पॉलिटिकल एंड सोशल, राइट? here between two countries, political sorry economic and social relation between two countries in which one country is ruler and another country is colony. तो ब्रिटेन क्या था? रूलर था हमारे ऊपर और हम क्या थे? कॉलोनी थे। जो रूलर इकोनॉमी होती थी वो, जो कॉलोनी इकोनॉमी है, डोमिनेटेड इकोनॉमी है, उसकी सारी पॉलिसीज वही बनाती थी, तो ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट में बनाती थी, राइट? इसके अलावा मैंने आपको बताया फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। मजा आया? इसको एक स्टोरी की तरह सुनो, ठीक है? पहले चीज़ों को समझो, फिर जब समझ जाओगे, फिर क्वेश्चन आंसर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा ये तो एक बार क्वेश्चन देखा तुरंत माइंड में क्लियर, और उसको पॉइंट करके ऐसे पॉइंट बनाओ। ठीक है, कि क्या बेसिक पर्पस था, यहाँ पे लिखो दोनों पर्पस। क्या बिफोर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल फीचर्स क्या थे इंडियन इकोनॉमी के? 3 मार्क का क्वेश्चन। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हुआ? इसमें कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उन्होंने कैसे एक्सप्लॉइट किया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, राइट? और फिर फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, लैंड सेटलमेंट एक्ट, जमींदारी सिस्टम, कॉमर्शियलाइजेशन, लो प्रोडक्टिविटी, लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये क्या थे? फीचर्स थे। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, मज़ा करके ही पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, फोर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हैव ए नाइस डे।
Take care of. I will try to give some क्वेश्चन फ्रॉम सैम्पल पेपर, क्योंकि सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी बच्चों, उसमें से आप उसके आंसर्स देना. ठीक है. एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी, प्लीज शेयर इट टू मी इन कमेंट बॉक्स. गॉड ब्लेस यू. बी गुड citizen and good human being.